हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी हम इन्फ्रेंस पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर इसका काफ़ी मेजर रोल होता है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि सफिशिएंसी क्या होता है, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत कुछ नहीं है कि हमें बहुत कुछ मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़नी है, नहीं। ओके, कि बहुत बड़ी बड़ी थ्योरम्स पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना। बस सिंपल अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमें कि हाँ भाई सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है और हमें क्यों अप्लाई करना होता है, क्यों रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो इसके ऊपर अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ना कि सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता क्या है। पूरे स्टैटिस्टिकल टर्म में जाने से पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या चीज है, यहाँ पे एक वर्ड है सफिशिएंट। ओके, तो इंग्लिश वर्ड हमारे पास सफिशिएंट। तो इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ या फिर इसको समझना चाहूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो अगर कोई बोले कि ये चीज मेरे लिए सफिशिएंट है, तो इसका मतलब जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, अज्यूम कर लेते हैं मैं खाना खा रहा हूँ। ओके, मेरी मम्मी आती है, मेरी मम्मी मेरे को देती है, ले बेटा मैं तेरे को 2 रोटियां देती हूँ। ओके, उसके बाद मेरी बुआ भी घर पे होती है या फिर मेरी बहन होती है, कोई भी होता है, ठीक है। वो मेरे पास आता है कि भाई तू 2 रोटियां और खा ले, ठीक है। तो थिंग इज मैं 4 रोटी भी खा सकता हूँ। अब कोई बोलेगा नहीं भैया आप इतने पतले हो नहीं खा सकते, हाँ भी खा लेता हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मैं 4 रोटियां भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे को मेरी भूख मिटानी है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास 2 रोटियां भी सफिशियंट होंगी, ठीक है। कि 2 रोटी खाऊंगा तो उससे भी मेरी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थिंग इज मेरे पास बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, उनमें से कुछ ऐसी चीज को अगर मैं निकाल लेता हूं कि उसके होते हुए मुझे और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसको हम बोलते हैं सफिशिएंट चीज, ठीक है। जैसे यहाँ पे था कि मेरे पास 4 रोटियां थी, लेकिन अगर मेरे को 2 भी मिली तो मेरा गुजारा हो गया, ठीक है, मेरी भूख मिट गई। सो दैट थिंग इज सफिशिएंट, कि मेरे पास सफिशियंसी क्या होगी कि 2 रोटियां होंगी तो और रोटी हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज सफिशियंसी। तो ये तो हो गया कि हम मतलब डे टू डे लाइफ में समझ लिया कि सफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है। अब स्टैट्स के अंदर आते हैं। तो हमारे पास जो इनफ्रेंस था वहां पे क्या था, हमारे पास एक पॉपुलेशन थी, ठीक है। यहां से हम एक सैंपल जनरेट करते थे, ठीक है। इस सैंपल की ऑब्जर्वेशंस को हम लेते थे, इन ऑब्जर्वेशंस को देख के हम स्टैटिस्टिक डिफाइन करते थे, दैट इज टी एक्स। ओके, तो कुछ ऐसा ऐसा चलता था। उसके बाद इस स्टैटिस्टिक का यूज करते हुए हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस निकालते थे, ठीक है, कुछ फाइनल रिजल्ट निकालते थे। पॉपुलेशन का जो पैरामीटर था उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेते थे। तो सफिशिएंसी के केस में हम क्या कर रहे होंगे, या फिर सफिशिएंट एस्टिमेटर होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर मेरे पास कोई पॉपुलेशन थी जो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही थी, थीटा इज द पैरामीटर, ठीक है। एक पॉपुलेशन का पैरामीटर हो गया थीटा। तो हम मान लेते हैं वो पॉपुलेशन है, उसका जो पीडीएफ होगा, ठीक है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा, दैट थिंग इज एफ ऑफ थीटा, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि नॉर्मल के लिए क्या होता है, एफ एक्स म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे म्यू और सिग्मा जो थे ये हमारे पास क्या थे, पैरामीटर थे। इन ए सिमिलर फॉर्म मैंने बोला कि मेरे पास कोई पॉपुलेशन है जिसका पैरामीटर हो गया थीटा, सच दैट उसका पीडीएफ मैंने डिफाइन किया एफ ऑफ थीटा, ठीक है। सबसे पहली चीज मैंने ये बोली। इसके बाद मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक स्टैटिस्टिक है, ठीक है, स्टैटिस्टिक और वी कैन से एस्टिमेटर, दिस एस्टिमेटर टी, इफ दिस टी इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो टी है वो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है थीटा के लिए। तो हम क्या बात करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो देखो हम मतलब बेसिकली क्या कर रहे होते थे, तो जो एस्टिमेटर होता था वो क्या करता था, ठीक है। मैं मान लेता हूँ, इधर आ जाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास पैरामीटर था थीटा। ओके, ये पॉपुलेशन के लिए हो गया। उसके बाद मैंने एस्टिमेटर डिफाइन किया टी ऑफ एक्स, दिस इज बेसिकली एस्टिमेटर ऑफ थीटा, ठीक है। तो थीटा की कुछ एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होगी, जो थीटा हैट होगा दिस विल बी इक्वल टू टी ऑफ एक्स, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है एस्टिमेशन की। तो अगर हमें इतना पता है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। अब मैंने बोला कि जो मेरा टी एक्स है ये सफिशियंट है थीटा के लिए, ठीक है। तो ये वही चीज हो गई कि मेरी वो जो हंगर थी उसके लिए क्या था, एक मम्मी ने दी 2 रोटियां, एक बहन आती है वो मेरे को बोलती है भाई तू 2 रोटियां और ले ले, तो उसने दे दी मेरे को 4 ऑफर कर दी, 2 मम्मी वाली 2 खुद वाली, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि मेरे पास 2 मिली तो भी मेरी हंगर शांत होगी, और अगर मेरे को 4 मिलेगी तो भी सही है, ठीक है। तो थिंग इज अगर मेरे पास 2 होगा तो क्या मुझे 4 की रिक्वायरमेंट होगी, नहीं होगी, क्योंकि जो 2 वाले केस था वो इस पूरी मतलब इस पूरी प्रोसेस को नेग्लेक्ट कर देगा कि हाँ भैया ये खत्म हो गया। अब मेरे पास स्पेयर 2 रोटियां बचेंगी यहाँ से, उनका मैं क्या करूं, खा भी सकता हूँ नहीं भी खा सकता।
सो थिंग इज, अगर मेरे पास जो tx था, जो एस्टिमेटेड t था, वो अगर सफिशिएंट है थीटा के लिए, दैट मीन्स कि मेरे पास और थीटा के बारे में कोई नॉलेज दे या इंफॉर्मेशन दे या ना दे, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज नोन एज सफिशिएंट एस्टिमेटर। तो इसको थोड़ा समझते हैं कि अगर मेरे पास t ऑफ x गिवन है, और जो गिवन है कि दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, इन दैट केस अगर मेरे पास रैंडम ऑब्जर्वेशन थी x1, x2, xn, बेसिकली रैंडम सैंपल, ठीक है, अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना चाहूं कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn गिवन दैट t दिस इक्वल इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस इज द कंडीशन ऑफ सफिशिएंट एस्टिमेटर। अब इस चीज को समझते हैं, जो लास्ट लाइन में मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मेरे को पीडीएफ लिखना है, और वी कैन से जॉइंट पीडीएफ या फिर कुछ भी, जो रैंडम ऑब्जर्वेशन थी, रैंडम सैंपल था, उसका अगर मैं जॉइंट पीडीएफ लिखता हूँ या फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख रहा हूँ, गिवन दैट टी हैज टेकन ऑलरेडी इट्स वैल्यू, ओके, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ गिवन दैट टी इक्वल टू सम स्मॉल टी, ठीक है, मैंने बोला कि टी सफिशिएंट था, तो इन्होंने क्या बोला कि मेरे पास रैंडम ऑब्जर्वेशन थी और जो टी था, यहाँ पे मेरे पास टी है, दिस टी इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। उसके बाद बोलता है जो ये रैंडम ऑब्जर्वेशंस है, इनका अगर मैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखूंगा तो क्या ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा? तो थिंग इज, अगर मेरे को पहले से ही टी के बारे में पता होगा, टी क्या कर रहा है, थीटा को एस्टिमेट कर रहा है, सो बेसिकली जो थीटा हेट होगा दैट विल बी टी, ओके। सो टी के बारे में हमें पहले से ही पता है, तो थीटा के बारे में पता हो गया, तो जब भी हम इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे, किसका, रैंडम ऑब्जर्वेशंस का, उस पॉपुलेशन की, तो थीटा से इंडिपेंडेंट आएंगे। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, ठीक है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग थी। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया कि भैया अंडरस्टैंडिंग हो गई, लेकिन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, या फिर मतलब थोड़ा स्टैटिस्टिकल टर्म में कैसे करेंगे। तो आपने सीधा बोल दिया कि मेरे को टी के बारे में पता है, इन दैट केस हम कुछ ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं बोलेगा ना कि मेरे पास ये वाला एस्टिमेटर है, ये सफिशिएंट है। वहां पे तो हमें चीजें डिराइव करनी होंगी या फिर कुछ फाइंड आउट करना होगा, तो उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो उसके ऊपर बात करते हैं तो हमारे पास एक थ्योरम आती है, और वी कैन से नेमन फिशर्स क्राइटेरिया। अब इन्होंने क्या कहा था, बेसिकली इन्होंने हमें एक स्टेटमेंट दी थी, और वी कैन से एक थ्योरम दी थी, और वी कैन से क्राइटेरिया दिया था, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ ऐसा, मतलब इन्होंने एक रूल दिया जिससे कि हम किसी भी एस्टिमेटर के लिए उसका सफिशिएंट एस्टिमेटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला उसके बारे में समझते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कुछ पॉपुलेशन थी, ठीक है, जो एफ थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही थी, और वी कैन से इसको जनरली लिख सकते हैं एफ एक्स कोमा थीटा, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एक्स होंगी जो थीटा पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होंगी, ओके। अब मैं इस पॉपुलेशन से एक रैंडम सैंपल उठा लेता हूं, दैट रैंडम सैंपल इज x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, दिस इज ए रैंडम सैंपल, ओके। तो सबसे पहली बात तो वही होगी जो हमेशा सेम हो रहा था, जितना भी एस्टिमेशन थ्योरी में हम पढ़ रहे थे, हमेशा कुछ ऐसा कर रहे थे कि पॉपुलेशन ले रहे थे, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ लिख रहे थे जो कि थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा होता था, क्योंकि थीटा उसकी कैरेक्टरिस्टिक था और वी कैन से उसका पैरामीटर था, ठीक है। उसके बाद हम एक रैंडम सैंपल उठा रहे थे, अब इस सैंपल के ऊपर काम कर रहे होते थे, यहाँ पे भी वही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज इंट्रोड्यूस हम करेंगे, दैट इज लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम सिंपल वर्डिंग समझेंगे कि लाइक्लीहुड फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं या फिर कैसे लिखते हैं, इस सब के ऊपर बात करेंगे। हम ये नहीं जाएंगे कि हाँ भाई लाइक्लीहुड फंक्शन क्यों डिफाइन हुआ, कैसे, ये सब मतलब पूरा बुक वाली थ्योरी के ऊपर नहीं जाएंगे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे, ओके। तो सिंपली अगर जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई सपोज करो मैं मेरी बहन के साथ खेल रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों कैरम खेल रहे हैं, ओके। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे विनिंग चांसेस भी सेम है, उसके भी विनिंग चांसेस सेम है। तो अगर कोई मेरा मतलब कोई भी अंकल आता है या फिर कोई भी भाई बहन आता है, वो आके मेरे से पूछता है कि ब्रो तेरा जीतने का लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोला कि तेरा जीतने का लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है। या फिर बहन से पूछ सकता है कि भाई तेरा लाइक्लीहुड क्या है जीतने का। तो सिंपली हम कुछ लाइक्लीहुड को क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, तो लाइक्लीहुड बेसिकली मीन्स चांस, ठीक है। सो लाइक्लीहुड बेसिकली मीन्स चांस, ठीक है, चांस, और वी कैन से प्रोबेबिलिटी, ठीक है, चांस को ही हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था। तो जो लाइक्लीहुड हो गया वो तो बेसिकली एक प्रोबेबिलिटी का ही टर्म हो गया, प्रोबेबिलिटी को ही लिखने का दूसरा तरीका हो गया। अब लाइक्लीहुड फंक्शन में कुछ ऐसा नया क्या है भाई, सो बेसिकली जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा दिस इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी,
ठीक है, अब ये कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो रैंडम सैंपल जनरेट किया था और वैकेंसी उठाया था, दिस विल बी आईआईडी। ठीक है, और जो कौन सी पॉपुलेशन को फॉलो करा होगा, इस वाली पॉपुलेशन को। ठीक है, तो जो लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है, दिस इज बेसिकली द जॉइंट पीडीएफ। जॉइंट पीडीएफ, ठीक है, जॉइंट मतलब इन सबको एक साथ ले लेंगे, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी का ही एक फंक्शन है, सच दैट जॉइंट कि जो रैंडम ऑब्जर्वेशन थी, रैंडम सैंपल था, उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे जॉइंट वाला, उसको हम बोलेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन। तो जैसे इसके लिए मैं लिखना चाहूं तो यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ x1 कोमा थीटा। ठीक है, थीटा तो सबके लिए सेम होगा, दूसरे के लिए लिखेंगे तो सब आईआईडी है, तो जॉइंट लिखेंगे तो मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा, एफ ऑफ x2 कोमा थीटा एंड सो ऑन एफ ऑफ xn कोमा थीटा। ठीक है, सो दिस थिंग इज इक्वल टू एल ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn कोमा थीटा। ठीक है, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया द रैंडम सैंपल ऑब्जर्वेशन x का अंडर द पैरामीटर थीटा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन। तो हम बात कर रहे थे कि लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमने देखा था कि लाइक्लीहुड फंक्शन ये होता है। ओके, बीच में मतलब वीडियो थोड़ा इंटरप्ट हो गया था, तो उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो इसको मैंने बोला था कि इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, क्योंकि सैंपल साइज हमारे पास n हो गया, एफ ऑफ xi कोमा थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि भाई फिशर साहब ने क्या बोला था। इन्होंने क्या बोला था कि हमें सफिशिएंट एस्टिमेटर के बारे में कुछ पता चले, तो इन्होंने एक रूल दिया था। इनका जो रूल था वो लाइक्लीहुड फंक्शन के ऊपर बेस्ड था। इन्होंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास कोई सैंपल था, ठीक है, जो मतलब दोबारा तो नहीं लिखेंगे कि यही सैंपल था, इसके लिए हमने लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में जनरेट हो गया। ठीक है, अब इस फॉर्म से अगर हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है वो एक नए फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा हो, दैट फॉर्म में जी ऑफ टी कोमा थीटा डॉट एच एक्स। ओके, अगर हमारे पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन जो होता है वो अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इन दैट केस हमारे पास जो एस्टिमेटेड टी होगा, दिस एस्टिमेटेड टी इज सफिशिएंट फॉर थीटा। ओके, और जो हमारे पास एच एक्स होगा, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ठीक है, हो सकता था इसकी वैल्यू 1 हो, या फिर हो सकता था इसकी वैल्यू हो x बार, या फिर कुछ भी। ठीक है, मतलब इस वाली टर्म के अंदर हमारे पास थीटा नहीं आना चाहिए। और जो दूसरा फैक्टर हमारे पास बचेगा, जैसे यहाँ पे दो फैक्टर हो गए ना, एक हो गया g ऑफ t कोमा थीटा और एक हो गया h ऑफ x। ठीक है, अब दिस कैन बी ए कांस्टेंट और दिस कैन बी ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है, जो सैंपल ऑब्जर्वेशन थी इनका फंक्शन हो सकता था। और यहाँ पे जो होगा, दिस इज ए फंक्शन ऑफ t, t इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x। ठीक है, और थीटा। ठीक है, जो g होगा वो दो का फंक्शन होगा, t का और थीटा का। इन दैट केस हमारे पास जो t होगा, दिस इज नोन एज सफिशिएंट एस्टिमेटेड फॉर थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। हो सकता था जब मैंने इसको ब्रेक किया या फिर इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आया, तो मेरे पास फंक्शन कुछ ऐसा बन गया, g ऑफ t1 कोमा t2 कोमा थीटा h ऑफ x। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में बन गया कि हो सकता था हमारे पास दो एस्टिमेटर मिल गए और एक मतलब एक पैरामीटर है, दो एस्टिमेटर है, उनका फंक्शन बन गया। इन दैट केस हमारे पास जो ये दोनों एस्टिमेटर होंगे, दीज आर जॉइंटली सफिशिएंट फॉर थीटा। ओके, यहाँ पे एक नई चीज इंट्रोड्यूस की हमने, जॉइंटली सफिशिएंट। ठीक है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये क्या होता है, तो मतलब यहाँ पे एक और चीज है, मतलब जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको लेके आते हैं। कि मान लेते हैं मेरे पास पॉपुलेशन काफी फॉर्म में होती है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर काफी हो सकते हैं। हो सकता था एक ही पैरामीटर के पे डिपेंड कर रही हो, दो पे कर रही हो, तीन पे, कितने पे भी कर सकती है। तो थिंग इज, मेरे पास पैरामीटर मान लेते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ एस्टिमेटर। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास पैरामीटर होगा एक, ठीक है, पैरामीटर होगा एक, इन दैट केस मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ एस्टिमेटर कितने चाहिए, सिंगल। ठीक है, अब नंबर ऑफ पैरामीटर अगर मेरे पास दो होंगे, तो वहां पे मिनिमम एस्टिमेटर कितने चाहिए, दो। ठीक है, प्लस प्लस। अब यहाँ पे मैंने प्लस क्या लिखा, हो सकता था मेरे पास पैरामीटर एक था लेकिन वहां पे मेरे पास एस्टिमेटर दो निकल के आ गए, तीन निकल के आ गए, एंड सो ऑन। ठीक है, हो सकता है ज्यादा एस्टिमेटर हो सकते हैं, वो मिलके एक के लिए सफिशिएंट हो सकते हैं, लेकिन एक के लिए, मतलब दो के लिए एक सिंगुलर पैरामीटर,
सॉरी, मतलब दो पैरामीटर के लिए सिंगल एस्टिमेटर सफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, इसको समझने के लिए एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि मैं रोड पे जा रहा हूँ, ठीक है, रोड है जिसको मैंने फॉलो किया, रोड पे मैं गया, तो हो सकता है मेरे को रोड के किनारे पर्सन मिलता है, ठीक है, एक इंसान मिलता है, मैन मिलता है, ठीक है, वो बेचारा काफी मतलब बुरे हाल में है। मान लेते हैं कि वो काफी दिन से रोड के ऊपर ही पड़ा है, बहुत मतलब पैसे वैसे नहीं है उसके पास, खाना वाना नहीं मिला उसके पास, तो उसके पास बहुत सारी कंडीशंस है और वीकन से बहुत उसकी जो कंडीशन होगी, दिस कंडीशन इज डिपेंडिंग ऑन मैनी पैरामीटर। ठीक है, तो इस पैरामीटर्स को देखना चाहें तो क्या होगा, सबसे पहला पैरामीटर, सबसे पहले तो भाई इंसान को खाना चाहिए, भाई भूख लग रही है तो हंगर होगा। सेकंड पैरामीटर उसका क्या हो गया, क्लोथ। थर्ड पैरामीटर के ऊपर अगर मैं जाऊं तो भाई काफी दिन से वहां पे पड़ा है तो यार वो नहाया धोया नहीं होगा, तो उसके बाल वगैरह काफी मैसी हो रखे होंगे, तो हेयर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास तीन, वैसे उसके ऊपर अगर जाओगे जनरली जाओगे तो बहुत सारी कंडीशन दिखेंगी कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बहुत सारी चीजें नहीं होंगी। उनमें से मैंने कुछ पर्टिकुलर पैरामीटर उठा लिए कि इसकी कंडीशन सही करने के लिए मेरे पास इन सब कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा, कि उसकी भूख को मिटाना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा उसको, ठीक है, उसको कपड़े देने पड़ेंगे, भाई उसके पास कपड़े थे वो 15 दिन से रोड के ऊपर पड़ा है, फट गए वो, खराब हो गए, ठीक है। तीसरा, उसकी कंडीशन भाई देखने में इतना गंदा लग रहा है वो, तो उसको नहलाना धुलाना, उसके बाल वगैरह सही करवाने, तो हेयर कट दिलाना उसको, ठीक है, ये तीन कंडीशन होगी। तो थिंग इज ये चीज होगी, तो इनको एस्टिमेट करना और वीकेंड से इनके लिए मेरे को सफिशिएंटली उसको दिखाना है कि हाँ भी तो सफिशिएंट है ये, इनके सारे तू जिंदा रह सकता है। तो अगर मेरे पास, अगर मैं तीसरा फैक्टर हटा देता हूँ, ठीक है, उसने बोला कि भैया मेरे को मतलब बाल कट नहीं करवाने, तो इसको हटा देते हैं। तो अगर मेरे पास उसने दो ही पैरामीटर डिफाइन किए कि भैया मेरे को खाना भी दो और मेरे को कपड़े भी दो, और मैं जाता हूँ मैं उसको देता हूँ कि ले भाई तू खाना खा, ठीक है, उसके बाद मैं इसको बोलता हूँ कि यार तू कपड़े भी ले ले, ठीक है, इसकी कंडीशन फुलफिल कर दी मैंने। ठीक है, इसने दो चीजें थी कि मेरे को डिफाइन करने के लिए और वीकेंड से मेरी कंडीशन को ठीक करने के लिए मेरे को इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, मैंने वो दोनों चीजें फुलफिल कर दी, तो ये सफिशियंट हो गया। अब मैं आता हूँ कि मैं इसको बोलता हूँ कि यार तू एक चीज और ले ले, तू हेयर कट और करवा ले, ठीक है। तो थिंग इज मैंने एक उसको नई चीज दे दी कि हेयर कट और करवा ले, तो ये भी उसके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, दो थे, एक और मिल गया तो ठीक है भैया। लेकिन अब अगर वो इंसान बोलता है कि भैया मेरे को हेयर कट भी चाहिए, मैं जाता हूँ, मेरे पास यार मान लेता हूँ कि मेरे पास 200 रुपए, मैं उसको खाना दे सकता हूँ, कुछ 200 में कपड़े आ जाएंगे, थोड़ा और ले लेते हैं, 700-800 रुपए ले लेते हैं, ठीक है, मैं उसको खाना दे देता हूँ और कुछ कपड़े भी दे देता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा कि भैया मेरे को हेयर कट भी करवाने, तो उसके पास कंडीशन थी तीन और वीकेंड से पैरामीटर थे तीन, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ यार तू इन दो में ही गुजारा कर ले, तो इज दैट पॉसिबल, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ पैरामीटर ज्यादा होंगे और जो हमारे पास एस्टिमेटर होंगे वो कम होंगे, इन दैट केस वो उनके लिए सफिशिएंट नहीं हो सकते। लेकिन हमारे अगर नंबर ऑफ एस्टिमेटर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ पैरामीटर, इन दैट केस वो सफिशिएंट हो सकते हैं, और वी कैन से होते हैं। ठीक है, ये मैं पीछे समझाना चाह रहा था, आई गेस पता नहीं वहां पे कुछ गलत बोली हूँ, लेकिन इस वाले एग्जांपल से जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया इससे समझ में आया होगा, ये काफी सिंपल वर्डिंग में था, आई होप इजी रहा होगा समझने में। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया कि सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है और फिशर लेमा क्या, सॉरी फिशर्स क्राइटेरिया क्या बोलता था। अब फिशर क्राइटेरिया के ऊपर थोड़ा सा पीछे वापस जाते हैं, तो हमने लिखा था कि मेरे पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन था एल एक्स कोमा थीटा, इफ दिस कैन बी रिटन एज जी ऑफ टी कोमा थीटा डॉट एच ऑफ एक्स, इन दैट केस हमारे पास जो टी होगा, दिस टी इज sufficient statistic for the parameter theta, and this t is uniquely defined, और we can say determined। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूनिक ही होगा। अगर हम किसी मतलब एक लाइक्लीहुड फंक्शन को तो उसको इस फॉर्म के अंदर लेके आ रहे हैं, तो थिंग इज वो एक फॉर्म, एक पर्टिकुलर फॉर्म बना रहा होगा ना, हम उसको बार बार मैनिपुलेट तो नहीं कर सकते ना कि भैया एक बार मैंने लिखा लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा, मैं उसको इस फॉर्म में लेके आया, मेरा कुछ अलग आ गया, मेरा फ्रेंड आता है वो भी लाइक्लीहुड फंक्शन लिखता है, वो भी इसको इस फॉर्म के अंदर लेके आता है, उसके अंदर कुछ अलग आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि फंक्शन ही सेम है। ठीक है, तो ये यूनिकली डिटरमाइन होगा। ओके, अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अभी मैंने चीज बोली थी कि जॉइंटली सफिशिएंट, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। तो उसका मतलब क्या होता है, तो अगर हमारे पास थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉर्मल पॉपुलेशन थी या फिर कुछ भी कोई भी पॉपुलेशन थी, मान लेते हैं कि मेरा जो ये वाला एस्टिमेटर था और वी कैन से ये जो कंडीशन थी कि कुछ इस फॉर्म में आ गई, लाइक ई रेज टू द पावर थीटा समेशन एक्स आई प्लस थीटा स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर डॉट
कुछ भी ले लेते हैं लाइक एच ऑफ एक्स, ठीक है, आई डोंट नो एच ऑफ एक्स क्या है, मान लेते हैं कि मेरे पास जो लाइक्लीहुड फंक्शन था वो कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो एच ऑफ एक्स हो गया, ओके, दिस इज अनदर फंक्शन, ये फंक्शन क्या हो गया, थीटा का फंक्शन है, ठीक है, थीटा यहाँ पे, थीटा स्क्वायर यहाँ पे, समेशन एक्स आई हमारे पास यहाँ पे और समेशन एक्स आई स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे। सो दिस इज ए फंक्शन ऑफ t1, this t1 equal to summation xi, and t2, this t2 is summation xi square and theta, ठीक है, डॉट एच ऑफ एक्स। तो कुछ इस फॉर्म में अगर हमारे पास कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाए, इन दैट केस हम बोलेंगे जो t1 और t2 होंगे दीज आर जॉइंटली सफिशिएंट फॉर थीटा, ठीक है, ये होता है हमारे पास जॉइंटली सफिशिएंट के बारे में। अब थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी सी और बातें देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एक दो चीज नहीं होती है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मेरे पास क्या बोल लेते हैं, लाइक दिस टीजे एस्टिमेटर एंड दिस इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, ठीक है, थीटा के लिए टी मेरे पास सफिशिएंट हो गया। और मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है फाई डॉट, दिस इज ए 1 1 ऑन टू फंक्शन, ठीक है, 1 1 ऑन टू फंक्शन जो होते हैं वो इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मैंने बोला कि मेरे पास टी था वो सफिशिएंट एस्टिमेटर था और वी कैन से सफिशिएंट स्टैटिस्टिक था, किसके लिए, थीटा के लिए। उसके बाद मैंने बोला एक फंक्शन फाई डॉट, इफ दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल दैट इज 1 1 एंड ऑन टू, इन दैट केस हम बोलते हैं कि जो फाई ऑफ टी होगा दिस विल बी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर फाई ऑफ थीटा, ओके, एंड फाई ऑफ टी this will be sufficient statistic for theta and t is sufficient statistic for phi of theta। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको याद रखना है। गिवन कंडीशन क्या होगी, जो फाई फंक्शन हमारे पास हो गया दिस फाई फंक्शन इज इन्वर्टिबल, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बारे में कि हाँ भाई जनरली किस फॉर्म में सोल्व करेंगे, क्या होता है, कुछ भी रूल नहीं है। तो फिशर लेमा हमने अभी यहाँ पे पढ़ा कि जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे एक्स थीटा, इफ दिस कैन बी कन्वर्टेड एज जी ऑफ टी कोमा थीटा डॉट एच एक्स, तो जो टी होगा सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया क्या ये जो फिशर लेमा है और वी कैन से फिशर क्राइटेरिया आपने अभी यहाँ पे बताया, क्या ये हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। बात आती है ना कि हाँ भाई कोई भी रूल बता दिया अगर मैंने या फिर बुक में किसी ने लिख दिया तो क्या वो हमेशा वैलिड होगा, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि यार हमेशा होगा या नहीं होगा। तो थिंग इज कहीं ना कहीं पे फेल भी हो रहा होगा, तो फेल कहाँ पे हो रहा होगा, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरी जो पॉपुलेशन थी, दिस पॉपुलेशन इफ दिस डिपेंड ऑन पैरामीटर, ठीक है। अब कोई मेरे को आके बोलेगा कि यार जो भी पॉपुलेशन हम पढ़ रहे होते हैं वो पैरामीटर के ऊपर तो डिपेंड ही करेगी। तो थिंग इज जब हम पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी की बात कर रहे होते हैं तो दो वे में पॉपुलेशन अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि सबसे पहले एक पॉपुलेशन डिफाइन करता हूँ, दिस पॉपुलेशन नॉर्मल, इफ दिस एक्स फॉलोइंग नॉर्मल म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, इन दैट केस इसके पैरामीटर हो गए म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, बट दिस पॉपुलेशन इज टेकिंग इट्स वैल्यू फ्रॉम रियल लाइन, ठीक है। जो नॉर्मल होता है वो कहां से कहां तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये चीज हमने पढ़ी है। तो थिंग इज ये पॉपुलेशन है पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। इसके पैरामीटर होंगे म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर, लेकिन ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, रियल लाइन से आ रही है, ठीक है। अब मैं दूसरी पॉपुलेशन लेता हूं कि मेरे पास पॉपुलेशन है दिस पॉपुलेशन ए टू बी, इसके पैरामीटर हो गए ए एंड बी, और हमें पता है कि एक्स की वैल्यू ए से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी, अगर मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूं तो, और बी के इक्वल टू होगी। इन दैट केस जो हमारी पॉपुलेशन है वो पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो दो टाइप की पॉपुलेशन होती है, आई गेस यहाँ पे समझ में आया होगा ये पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है, किस वे में मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर जाएगी, इन दैट केस हमें कभी भी फिशर क्राइटेरिया नहीं लगाना, ठीक है। क्या बोला मैंने, इफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन पैरामीटर, इन दैट केस वी कांट अप्लाई फिशर्स क्राइटेरिया, ठीक है। अब ये चीज तो हो गई कि फिशर क्राइटेरिया हम नहीं लगा सकते। अब थिंग इज फिशर क्राइटेरिया नहीं लगाएंगे तो भैया सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बारे में यही पढ़ा कि जो हम क्या कर रहे थे उसको लाइक्लीहुड फंक्शन को ब्रेक करके लिख रहे होते थे। तो अब यहाँ पे अगर ये फेल कर गया तो क्या करेंगे, तो अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल को फॉलो
यूनिफॉर्म को फॉलो करिए, ठीक है, विद पैरामीटर थीटा कोमा थीटा प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे रोल आता है हमारे पास ऑर्डर स्टेट्स का, ठीक है, ऑर्डर स्टेट्स हमने पढ़ी थी तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो वहां पे क्या था हमारे पास, अब जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, थीटा लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू सॉरी लेस देन x2 सो ऑन लेस देन xn लेस देन इक्वल टू थीटा प्लस 1, ठीक है। ऑर्डर स्टेट्स हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। उसको किस फॉर्म में लगा रहे हैं हम, हमने लिखा कि जो हमारे जो भी रैंडम ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे, और हमें पता है कि जो थीटा की वैल्यू होगी दिस इज लेस देन इक्वल टू द स्मॉलेस्ट ऑर्डर, ठीक है, जो x1 होगा उससे छोटी होगी, और जो थीटा प्लस 1 होगा दिस इज ग्रेटर देन xn, ठीक है। तो अब बीच वाली कंडीशंस को तुम भूल जाओगे, इनके बीच में क्या हो रहा है, हटा दो इनको। जो फाइनल कंडीशन हमारे पास दो यहाँ पे आ रही होंगी उनको लेके आएंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है, थीटा इज लेस देन इक्वल टू x1, ओके। और जो यहाँ पे क्या कह रही है कि थीटा प्लस 1 दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn, ठीक है। तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn माइनस 1, ठीक है। एक चीज यहाँ पे समझ में, यहाँ पे बोल रहा था कि थीटा इससे छोटा होगा, यहाँ पे बोल रहा है थीटा इससे बड़ा होगा। सो थिंग इज यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो हमारे पास थीटा होगा दिस कैन बी jointly sufficiently estimated by x1 कोमा xn, ठीक है। ये फंक्शन हो गया कि xn माइनस 1 एक फंक्शन हो गया जो हमने पीछे भी पढ़ा था फाई वाला, ठीक है। वो क्या बोल रहा था कि अगर इसका फंक्शन ले रहे थे तो वो भी एस्टिमेट कर रहा था, तो इसका मैंने एक और नया फंक्शन ले लिया कि xn माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। सो दिस विल बी xn, तो जो xn होगा वो भी एस्टिमेट करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन थीटा के ऊपर इन दोनों फॉर्म से डिफाइन कर रखी है कि x1 से भी और इससे भी, तो ये दोनों इसको जॉइंटली सफिशिएंट करेंगे इसके लिए, थीटा के लिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है जॉइंटली सफिशिएंट, और जब भी हमारी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है तो, ठीक है। तो ये थोड़ा आई गेस थोड़ा टफ हो गया होगा। एक सिंपल सा ले लेते हैं कि मेरे पास पॉपुलेशन यूनिफॉर्म को ही फॉलो करेगी, कि एक्स फॉलोइंग यूनिफॉर्म 0 कोमा थीटा, ठीक है। यहाँ से समझना इजी होगा। तो यहाँ पे मैं रैंडम ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ, x1 x2 रैंडम सैंपल ले लिया, ठीक है, xn का। इनको ऑर्डर स्टेट्स में कन्वर्ट किया तो x1 लेस देन x2 लेस देन x3 एंड सो ऑन लेस देन xn लेस देन इक्वल टू थीटा एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इन दैट केस क्या हो रहा होगा, ये वाली कंडीशन 0 के ऊपर डिपेंड है, इससे कुछ नहीं मिलेगा हमें। इन द सेम वे जो बीच वाली टर्म होंगी उनसे भी हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इन सबको हटा दो। जो फाइनल टर्म क्या बच गई कि जो हमारा थीटा होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn। इन दैट केस हमारे पास अगर xn की वैल्यू हमें पता होगी तो हम थीटा के बारे में बता सकते हैं कि थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी या फिर इससे बड़ी होगी। ये छोटी वाली वैल्यू जो भी थी इनका कोई रोल है ही नहीं। सो दिस xn इज सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा, ठीक है। ये होता है हमारे पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक के बारे में। तो एक बार हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन अगर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी तो पॉपुलेशन डज नॉट डिपेंड ऑन पैरामीटर, इन दैट केस हम लगा रहे थे फिशर, ठीक है। और सेकंड रूल हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन अगर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही थी इन दैट केस वी अप्लाई ऑर्डर स्टैट्स, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो हमें जॉइंटली सफिशिएंट और वी कैन से सफिशिएंट एस्टिमेटर के केस में पढ़ के रखनी है। इन चीजों को याद रखना है, ये क्या होती है, इनका रोल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो मेजरली हमारे पास एग्जाम में ये वाली चीज भी आ जाती है जब पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब अगर किसी को ये चीज नहीं पता कि इस केस में हम ऑर्डर स्टेट्स लगाते हैं तो वो वही करेगा कि हमने लिखेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, उसको मैक्सिमाइज करेगा, सॉरी मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे, उसको ब्रेक करके देखेंगे कि वो टी और एच एक्स वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, जो कि फेल कर जाएगा। तो हमें वो नहीं करना है, हमें रूल याद रखना है कि जब भी पॉपुलेशन पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगी इन दैट केस हम अप्लाई करेंगे ऑर्डर स्टेट्स का, किस फॉर्म में, जो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल्स के अंदर देखा कि ऑर्डर स्टेट्स हम इस फॉर्म में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास सफिशिएंट स्टैटिस्टिक। तो इस वाले वीडियो में यहाँ तक था, आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।